जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट 10 हायर एजुकेशन से रिलेटेड यूनिट है, जिनके हम प्रीवियस के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीवियस के लेक्चर उम्मीद है आपने सुना होगा। देखिए यहाँ पे अब जो क्वेश्चन शुरू होगा हायर एजुकेशन में, वो स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव यानी इवेल्युएशन ऑफ हायर एजुकेशन, लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। नीचे दो कथन दिए गए हैं, असेशन एंड रीजन में आपको क्वेश्चन करना है। गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स टू इनेबल स्टूडेंट टू थिंक एंड स्पीक अबाउट द टू सब्जेक्ट्स इन दियर होम लैंग्वेज, मदर टंग एंड इंग्लिश। सरकार जो है उच्च गुणवत्ता वाली द्विभाषीय पाठ्य पुस्तकें और विज्ञान और गणित के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करवा रही है, जिससे कि विद्यार्थी दोनों विषयों के बारे में अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में सोचने और बोलने योग्य हो सके। दूसरा, सरकार को सभी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे अभिकथन सरकार जो है, जो असर्सन है कि सरकार जो है हाई क्वालिटी वाली जो है द्विभाषी पाठ्य पुस्तकें जो और विज्ञान और गणित के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण करवा रही है, जिससे कि विद्यार्थी दोनों विषयों के बारे में अपनी स्थानीय भाषा, मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा में सोचने और बोलने योग्य हो सके। ये बात सही है। इस संदर्भ में दिया गया कारण कि सरकार को सभी क्षेत्रीय भाषाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन अगर ये कहे कि अभिकथन की सही व्याख्या करता हूँ तो वो चीज़ सही नहीं है। देखिए यहाँ पे सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य, विश्वविद्यालयों की न्यूनतम संख्या वाला राज्य, उच्च शिक्षा में उच्चतम जीईआर वाला राज्य, उच्च शिक्षा में निम्नतम जीईआर वाला राज्य। इन चारों को आपको सही सुमेलित करना है। तो विश्वविद्यालयों की अधिकतम संख्या वाला राज्य राजस्थान, राजस्थान में मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सबसे कम कहाँ पे है तो मिजोरम में है। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में देखें तो सबसे ज़्यादा सिक्किम में है। और उच्च शिक्षा में निम्नतम देखें तो बिहार में जो इनरोलमेंट रेशियो है। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रोत्तर काल यानी द फर्स्ट कमीशन फॉर हायर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया वाज हेडेड बाय। स्वतंत्रता के बाद भारत का पहला उच्च शिक्षा जो आयोग था, उस आयोग के प्रमुख कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हेड किए थे, राधा कृष्णन, कोठारी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहाँ पे देखिए स्वतंत्रता के बाद जो भारत का पहला जो उच्च शिक्षा आयोग था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसे जो हेड किया था वो राधा कृष्णन ने किया था। राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी वो जाना गया, क्योंकि इसकी स्थापना 1948-49 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की देखरेख में ही हुआ था। AICTE, ICHR, ICPR, ICSSR, ये देखना है कि सूची 1 को 2 से मिलाना कि इनके कार्य क्या हैं। जैसे ऑल इंडिया जो टेक्निकल एजुकेशन की बात की जाती है, ये तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, और वही कई बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है। ICHR क्या करता है? तो ICHR जो है ये हिस्ट्री में, एच फॉर हिस्ट्री में रिसर्च को बढ़ावा देता है। और PICPR, तो CPR तो P फॉर फिलॉसफी में, और ICSSR सामाजिक विज्ञान में। तो यहाँ पे हमको देखना है कि सोशल साइंस में एक बार, सामाजिक विज्ञान में, वहाँ पे हिस्ट्री में, और इनके अलावा दर्शन शास्त्र में, और उधर टेक्निकल एजुकेशन में। स्वतंत्र भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा है? नेशनल नॉलेज कमीशन पहला है, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, या द एजुकेशन कमीशन, या यूनिवर्सिटी जो है ग्रांट कमीशन, कौन से इनमें है? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला, आज़ादी के बाद जो हमें पहला शिक्षा आयोग जो मिला वो राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, जिसका गठन कब हुआ था? 1948-49 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। इसका गठन विश्वविद्यालय शिक्षा पर विचार करने के लिए किया गया था। अगस्त 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। NEP 2020 बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो NEP 2020 propose the establish NETF, what are the stipulated function of this body। नई शिक्षा नीति 2020 में NETF की स्थापना करने का प्रस्ताव है। इसके काम क्या है? प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु दिशा निर्देश तैयार करना, अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच मुहैया कराना, सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता हेतु बहुभाषी विशेषज्ञों को शामिल करना,
स्वास्थ्य परिचर्या, कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान का प्रयास करना, शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। तो देखिए, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में जो है एनईपी 2020 जो है एनईटीएफ की स्थापना करने का प्रस्ताव, प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार हेतु नए दिशा निर्देश तैयार करना, अधिगम को समझने हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के संबंध में विचारों के मुक्त आदान प्रदान हेतु एक मंच मुहैया कराना, शिक्षा प्रौद्योगिकी में बौद्धिक और संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी ऑफ हायर एजुकेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। उच्च शिक्षा का निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्भव स्वतंत्रता के बाद के काल में हुआ? तो दूरस्थ शिक्षा। स्वतंत्रोत्तर भारत में दूरस्थ शिक्षा स्वतंत्रोत्तर भारत में दूरस्थ शिक्षा का उद्भव हुआ। ये उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व शुरुआत थी। सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली विश्वविद्यालय में। बाद में कोठारी आयोग 1964 से 66 और नई शिक्षा नीति 1986 ने दूरस्थ शिक्षा पर अधिक जोर दिया। बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद 1982 और इंदिरा गांधी इग्नू 1985 में। तो ये देखिए, सबका समय ध्यान रखना है। कोठारी आयोग 66 यानी 64 से लेकर 66 के बीच में, नई शिक्षा नीति 86 में, दूरस्थ शिक्षा पर जोर दिया था इसने, नई शिक्षा नीति जो 1986 का था। और बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में 1982 में और इग्नू जो था वो 85 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक सर्वाधिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE जो बना था, इसकी स्थापना 1987 में हुआ था। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की स्थापना नवंबर 1945 में एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय के रूप में, जबकि 1987 में संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर ज्यादा जोर दिया गया था? 10वीं पंचवर्षीय में इंटरनेशनलाइजेशन, रूरलाइजेशन, यूनिवर्सलाइजेशन, ICT। तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीयकरण पे, यानी उच्च शिक्षा से संबंधित जो 10वीं पंचवर्षीय योजना था उस पर अंतरराष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था। निम्नलिखित में से जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय कौन सा केंद्र है? डॉक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल कॉलेज ट्रस्ट, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, या नेशनल असेसमेंट एंड एग्रीडेशन काउंसिल। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो एडवांस स्टडी है, इससे जीवन और चिंतन के मूलभूत विचार और समस्याओं की उन्मुक्त और सृजनात्मक उत्सुकता के निमित्त आवासीय केंद्र है। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय में वर्ष 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रमों की शुरुआत की गई थी? ये था दिल्ली विश्वविद्यालय। 1960 में डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति ने पत्राचार कार्यक्रम शुरू करने की अनुशंसा की थी। परिणाम स्वरूप 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड कम्युनिटी एजुकेशन, स्कूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रारंभ हुआ था। तो 1960 में किसने? डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में। निम्नलिखित में से किसने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी? तो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने प्रत्येक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसने हर एक राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। इस शिक्षा नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करने का प्रावधान है जिसके तहत शिक्षा में एकरूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी प्राथमिकता शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, बालिका शिक्षा पर जोर देने तथा देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने, माध्यमिक शिक्षा की व्यवसाय परक उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विविध प्रकार की जानकारी देने और अंतर अनुशासनिक अनुसंधान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद को सुदृढ़ की स्थापना करना, ये सभी प्रयास जो थे इसमें सम्मिलित थे। बाजार अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने एवं योग्य स्नातक तैयार करने तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने समकक्ष से प्रतिस्पर्धा कर सके, वर्तमान भारतीय उच्च शिक्षा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण परिवर्तन किससे जुड़ा है? तो ये पाठ्यक्रम से। वर्तमान जो भारतीय
उच्च शिक्षा में सर्वप्रथम और महत्वपूर्ण परिवर्तन पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए, जिससे बाजार अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा करने में योग्य स्नातक तैयार करने में सक्षम बनाया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान स्नातक पाठ्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक परिवेश के अनुरूप न होकर परंपरावादी मात्र हैं। इसमें तकनीक शिक्षा व व्यवहारिक ज्ञान का बहुत योगदान नहीं है। आयोग में राधाकृष्णन, मुदालियर, कोठारी, सेम पित्रोदा अब इन आयोगों को संस्तुतियों के साथ सुमेलित करें तो जो राधाकृष्णन आयोग है, राधाकृष्णन आयोग माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के एकीकरण से, मुदालियर आयोग 3 वर्षीय माध्यमिक एवं 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली, और कोठारी जो है, कोठारी आयोग जो है वो 3 वर्षीय स्नातक 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री से संबंधित। सेम पित्रोदा आयोग जो है बहुत विद्याओं के व्यावसायिक हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्संरचना। निम्नलिखित शिक्षा आयोगों के समूहों में से कौन सा समूह उनके गठन के कालक्रम के अनुसार सही है? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने उच्च शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे मुदालियर आयोग कहते हैं। इस आयोग ने पाठ्यचर्या में विविधता लाने, एक मध्य स्तर को जोड़ने, फ्री स्त्री स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग की स्थापना वर्ष 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार और नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस आयोग ने तीनों स्तर की शिक्षा में सुधार की सिफारिश की थी। भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वायत्त महाविश्वविद्यालय विश्वविद्यालयों से स्वतंत्र होकर उपाधियां प्रदान कर सकते हैं। स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से स्वतंत्र होकर केवल स्नातक उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट उपाधियों के अलावा अन्य सभी उपाधि और डिप्लोमा प्रदान किए जा सकते हैं। देखिए, भारतीय परिप्रेक्ष्य में कथन चाहे कोई भी उपाधि या डिप्लोमा हो या स्वायत्त महाविद्यालय इसे अपने नाम के तहत प्रदान कर सकते हैं, परंतु मुहर संबंधित विश्वविद्यालय की होगी। आमतौर पर महाविद्यालय एक ऐसी संस्था को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा का एक सेट प्रदान करता है, जैसे कि उदार कला, वाणिज्य, मानविकी आदि। राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा से निम्नलिखित में से किसमें एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है? तो यह राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015। राष्ट्रीय कौशल एवं विकास उद्यमिता नीति 2015 में राष्ट्रीय मानक एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा से एक राष्ट्र एक मानक को मंत्र के रूप में उल्लेखित किया गया है। यह नीति सफल कौशल रणनीति की कुंजी के रूप में उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए एक प्रभावी योजना की जरूरत को स्वीकार करता है। कौशल विकास पर पूर्ववर्ती राष्ट्र नीति का निरूपण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 2009 में किया था। 5 वर्ष बाद समीक्षा इसकी की गई और इस नीति का विजन क्या था? उच्च मानकों सहित रफ्तार के साथ बड़े पैमाने पर कौशल प्रदान करते हुए सशक्तिकरण की व्यवस्था तैयार करना। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है? तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म? ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज है। देखिए, एसोसिएशन ऑफ जो इंडियन यूनिवर्सिटीज है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के साथ साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए उभयनिष्ठ प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह उच्च शिक्षा के सूचना ब्यूरो के रूप में काम करता है और कई उपयोगी प्रकाशन, शोध पत्र और यूनिवर्सिटी न्यूज नामक एक पत्रिका भी निकालता है। निम्नलिखित में से किसमें इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षा का प्रबंधन जो है वो अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता, नवाचार, सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की जरूरत है? 1965 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नीति आयोग का जो त्रिवर्षीय कार्य योजना या प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए, 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था इसमें बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। इसी में ये जोर दिया गया था प्रबंधन की अत्यधिक बौद्धिक शक्ति, गंभीरता, नवाचार तथा सृजनशीलता के लिए अपेक्षित स्वतंत्रता के परिवेश में किए जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को स्वतंत्र भारत की तृतीय शिक्षा नीति भी कहा जाता है। 1986 को अगस्त 1985 में शिक्षा की चुनौती नामक दस्तावेज प्रस्तुत हुआ, जिस पर देश भर में विचार हुआ। सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित हुई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नवोदय विद्यालय की स्थापना एक अभिनव कदम था। अब नवोदय जो आया था 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। इन्हें क्या कहते हैं? इसे पेस सेंटिंग स्कूल या गति निर्धारक विद्यालय भी कहते हैं। 20 अप्रैल 1986 को लोकसभा में प्रस्तुत की गई शिक्षा नीति के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। व्यवसाय पर आधारित शिक्षा का विकास, नई एवं परिवर्तित तकनीक के अनुरूप जनशक्ति को प्रशिक्षित करना,
निरक्षरता के निवारणार्थ बहुलक्षीय प्रयास। उच्च शिक्षा क्षेत्र से संबंधित नीति आयोग के त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा मदों की पहचान करनी है। शीर्ष कॉलेज की स्वायत्ता, विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना और शोधार्थी केंद्र शोध शोध संस्कृति का संवर्धन। तो इनमें से क्या सही है? देखिए, स्वाधीनता के बाद हमारे देश ने तत्कालीन सोवियत संघ के समाजवादी शासन की संरचना को अपनाया, जिसमें योजनाएं बनाकर काम किया जाता था। पंचवर्षीय तथा एक वर्षीय योजनाएं काफी लंबे समय तक देश में चलती रही। योजना आयोग ने नियोजन इकाई के रूप में दशकों तक योजनाएं बनाने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा नीति आयोग जो है, ये जो है सहकारी संघवाद पे काम करता है। ये करता है कि अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार हो। और इसके जो 2 प्रमुख हब हैं, एक है इसका टीम इंडिया हब, राज्य और केंद्रों के बीच इंटरफेस का काम करता है, और ज्ञान और नवोन्मेष हब जो है, वो नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति काम करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए, जो है जिसमें त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा है, शतवर्षीय मध्यम अवधि है। त्रिवर्षीय कार्य एजेंडा में सम्मिलित मद निम्नलिखित शीर्ष कॉलेजों की स्वायत्ता, विनियामक तंत्र में सुधार, परियोजना और शोधार्थी केंद्र शोध अनुदान, जो अनुदानों की पद्धति की स्थापना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग की रिपोर्ट भारत में शिक्षा के सभी स्तरों पर विकास से जुड़ा हुआ है? सभी स्तर पे सर्जेंट हरटोग कोठारी राधाकृष्णन आयोग। देखिए, ये 2 बार क्वेश्चन आया है कि स्वतंत्रता के बाद जो कोठारी आयोग था, कोठारी आयोग की जो रिपोर्ट थी, वो भारत में शिक्षा के सभी स्तर पर विकास के लिए ध्यान आकर्षित कराता है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर डी.एस. कोठारी थे। इनकी अध्यक्षता में भारत सरकार ने 12 जुलाई 1964 को शिक्षा आयोग 1966 64 या 66 का गठन किया, और इस आयोग की नियुक्ति शिक्षा के राष्ट्रीय आदर्श और सभी स्तर व सभी पहलुओं में शिक्षा के विकास के सामान्य सिद्धांत व नीतियों पर सरकार को सलाह देने के लिए किया गया था, जिसकी अनुशंसाएं क्या थी? शिक्षक शिक्षा के अलगाव को दूर करना, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अवधि, प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार, प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार। कौन से भारतीय शिक्षा आयोग ने सबसे पहले प्रतिभा पलायन की समस्या पर ध्यान दिया कि हमारे यहाँ से प्रतिभा जो है पलायन कर रहा है? ये था भारतीय शिक्षा आयोग। देखिए, भारत में जो है गठित शिक्षा आयोग में सबसे पहले जो कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग ने प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन वॉच की समस्या पर अपना ध्यान दिया। 14 जुलाई 1964 को अपने प्रस्ताव में डी.एस. कोठारी ने इस चीज़ को इंगित किया। भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयों से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू हुई? यानी जो महाविद्यालय उनको विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए, तो ये जो है 1857 में। भारत में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से जोड़ने की प्रक्रिया 57 में शुरू हुई। इसके तहत 3 प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना एक साथ हुई, जिसमें कोलकाता था, बॉम्बे विश्वविद्यालय, मद्रास आपका चेन्नई है। तब से लेकर आज तक महाविद्यालय को विश्वविद्यालय से संबंधित करने की प्रथा चलती आ रही है। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो ये 1857। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के रूप में हुआ। ब्रिटिश राज में स्थापित इस विश्वविद्यालय को दुनिया के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। आधुनिक भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक थे, चार्ल्स ग्रांट, उनको जाता है। इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक नोबेल विजेता तैयार करने का श्रेय भी कलकत्ता विश्वविद्यालय को जाता है। रोनाल्ड टैगोर, सी.वी. रमन, अमर सिंह जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के नाम भी इससे जुड़े हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया है? तो ये कोठारी आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में उप शीर्षक राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा दिया गया है। इस आयोग ने सरकार को शिक्षा के सभी पक्षों तथा प्रक्रमों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण सिद्धांत, नीतियों की रूपरेखा बनाने का सुझाव दिया है। कोठारी आयोग ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कोठारी आयोग भारत का पहला ऐसा शिक्षा आयोग है जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों के मद्देनजर कुछ ठोस सुझाव दिए। शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य, ये शिक्षा के वृत्तीकरण का उद्देश्य उदार शिक्षा को व्यवसाय उन्मुखी बनाना। Which of the following was launched in 2013 with the purpose to provide strategic funding to eligible state higher education institution? आहरक राज्य शिक्षण संस्था को रणनीतिक निधि पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में किसका शुभारंभ इसमें से किया गया? तो इसमें से किया गया था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको रूषा कहते हैं, ये जो है भारत सरकार की एक प्रायोजित योजना थी, रूषा।
जिसे राज्यों के पात्र उच्चतर शैक्षिक संस्थान को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से 2013 में स्थापित किया गया। इस योजना का उद्देश्य रोजगार योग्यता में सुधार के लिए प्रासंगिक और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करना। 28 दिसंबर 1953 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 1953 में श्रीमती इंदिरा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो इसमें ये देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राज्य तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हुआ था। इस संस्था का महत्व न केवल अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत उच्च शिक्षा केंद्रों के लिए है, बल्कि संपूर्ण उच्च शिक्षा एवं अध्ययन केंद्रों के लिए है। 28 दिसंबर 1953 को इस संस्था का औपचारिक उद्घाटन श्री मौलाना अबुल कलाम का जो कलाम आजाद इनके द्वारा बाद में 56 में इस संस्था को भारत सरकार की ओर से स्वायत्तता दी गई। स्वयं प्रभा, इनके अलावा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क GIAN, ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, ज्ञान धारा। ये देखिए, जैसे स्वयं प्रभा क्या है? ये स्वयं प्रभा जो है ये शिक्षा के लिए निःशुल्क DTH चैनल है। दूसरा, ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ये क्या है? ये भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ मिलकर काम करने के लिए वैज्ञानिक और उद्यमियों का एक प्रतिभा पुल है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। ज्ञानवाणी क्या है? FM, देखिए FM रेडियो सुनते हैं तो FM जो है शिक्षा के लिए जो रेडियो नेटवर्क है वो ज्ञानवाणी है। और ज्ञान दर्शन जो है, ज्ञान दर्शन, दर्शन में देखना है ना, तो टेलीविजन चैनल है दर्शन। और जो इसमें ज्ञान धारा है वो है इंटरनेट श्रव्य परामर्श सेवा। भारत में दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन में क्षमता विकास और शोध के उद्देश्य से भारत में स्थापित किया गया मुख्य संगठन कौन सा है? तो ये क्या है? NUEPA। देखिए, भारत और दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन और प्रबंधन के लिए पहले भी आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको न्यूपा कहते हैं। दक्षिण एशिया में शिक्षा के नियोजन के लिए है। अतः राष्ट्रीय शैक्षिक योजना प्रशासन विश्वविद्यालय शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित भारत की नहीं है, परंतु दक्षिण एशिया का ये प्रमुख संगठन है जो शैक्षिक योजना प्रबंधन के क्षेत्र में क्षमता विकास और शोध कार्य में संलग्न है। शैक्षिक योजना प्रशासन के क्षेत्र में इसके द्वारा किए जा रहे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने अगस्त 2006 में इसका उन्नयन कर मानद विश्वविद्यालय का दर्जा दिया ताकि ये स्वयं उपाधि प्रदान कर सके। उस योजना की पहचान कीजिए जिसके द्वारा नीतिगत क्षेत्र में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देने का उद्देश्य, जिससे नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में डेटा इनपुट प्रदान किया जा सके। ICSSR फेलोशिप, कॉग्निटिव इनिशिएटिव, ICSSR इम्प्रेस या ICSSR रिसर्च प्रोजेक्ट्स। देखिए, केंद्रीय मानव जो संसाधन विकास मंत्रालय उसने नई दिल्ली में सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान, इम्प्रेस मतलब ये इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस कार्यक्रम का वेब पोर्टल लॉन्च किया नई दिल्ली में। और इस योजना के तहत ये हुआ कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सामाजिक विज्ञान का रिसर्च जो है उसको समर्थन किया जाए। और नीति बनाने के लिए 2 वर्षों में 1500 रिसर्च प्रोजेक्ट चलाए गए। सरकार ने अगस्त 2018 में मार्च 2021 तक क्रियान्वित किए करने के लिए 414 करोड़ की कुल लागत के साथ सामाजिक विज्ञान में कारगर नीति अनुसंधान कार्यक्रम को मंजूरी दी। और भारतीय सामाजिक विज्ञान एवं अनुसंधान परिषद, जैसे कहते हैं हम, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च को परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी इसमें बनाया गया। उस स्कीम का नाम बताना है जिसे भारतीय संस्था और विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था के मध्य शैक्षणिक एवं शोधपरक सहयोग आराम से हो सके, तो वो स्पार्क है। स्पार्क क्या है? एक ऐसी स्कीम थी जिसमें भारतीय संस्था और जो विश्व की सर्वोत्कृष्ट संस्था उनके मध्य जो है शैक्षणिक और शोधपरक काम हो पाए। स्पार्क मतलब अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन स्कीम फॉर प्रमोशन एंड एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन का लक्ष्य भारतीय संस्था और विश्व के सर्वोत्तम संस्था मिलकर कुछ रिसर्च करे। स्पार्क द्वारा दिया जाने वाला अनुदान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और ताइवान जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ IT मंडी को जोड़ने में मदद करने के साथ साथ संयुक्त अनुसंधान करते हुए दुनिया भर के जो रिसर्चर हैं उनकी मदद भी करेगा। आज़ादी के समय विश्वविद्यालय मतलब 20 विश्वविद्यालय, 531 महाविद्यालय थे। आज़ादी के समय 2.1 लाख विद्यार्थी हुआ करते थे। ये सब उस समय की बात बताया है। तो इसमें अगर देखें तो ACD जो है विकल्प सही है, यानी उस समय इतने ही हुआ करते थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, बहुत बड़े शिक्षाविद और
जो है उनके जन्म दिवस पे ही 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब आगे जो हमारा टॉपिक इसमें है वो भारत में प्राच्य यानी पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम क्रियान्वयन, हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो कि नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही, और प्रीवियस के सारे लेक्चर देखते रहिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।